वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है आपका प्रभात शर्मा क्लासेस में। जैसे कि हमारा रिवीजन का काम चल ही रहा था और हम आज अपना एक रिवीजन लेके आए हैं। आपके सामने दिखाई दे ही रहा है, ये कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, उसको आज हम करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन समझेंगे। प्यारे बच्चों, ये हमारा लास्ट पार्ट है, हमारे रिवीजन पार्ट 4, जिसमें हम सिर्फ एक्सरसाइज ही करेंगे और इस एक्सरसाइज में आपको आंसर्स भी साथ में लिखे हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए इनको नोट करने में और समझने में। प्यारे बच्चों, अपनी वीडियो को शुरुआत करते हुए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और पीछे की जो जितनी भी सारी वीडियोस हैं पास्ट की, रिवीजन पार्ट 1, 2, 3, इन सबको भी देखें और अपना क्वार्टरली एग्जाम का रिवीजन पूरा कर सकें। स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमें इस वीडियो में फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। आइए देखते हैं जरा क्या बोलते हैं। पहला पॉइंट दे रखा है इसमें, आर्काइव्स आर प्लेस्ड वेयर मैन डैश आर केप्ट। अच्छा, ये बोल रखा है कि आर्काइव्स में क्या चीज़ रखी जाती है, वैसे कौन सी प्लेस, आर्काइव्स जो प्लेस बोली जाती है उसमें क्या पाई जाती हैं, उसमें क्या रखी जाती है। उसमें प्यारे बच्चों मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स हम जानते हैं कि जो भी चीज़ हम हाथों से लिखते हुए मैनुअल से लिखते हैं, हम पाम ऑफ लीव पर लिखते हैं, पत्ते पर लिखते हैं, या फिर बार्क ऑफ ट्रीज पे भी लिखते हैं, जिसपे हम पत्ते की छाल पर लिखते हैं, वो सारी चीज़ें मैन्युस्क्रिप्ट्स बोली जाती हैं। और जिस जगह पर हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स का कलेक्शन होता है, रखी जाती है, उस प्लेस को हम आर्काइव्स बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मैन्युस्क्रिप्ट्स। डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर्स। क्रॉनिकलर्स कहने का मतलब जो हमारी हिस्ट्री की स्टोरीज लिखता है, तो 14वीं शताब्दी में 14th सेंचुरी में ज़ियाउद्दीन बरनी जो थे वो एक हिस्ट्री के स्टोरी क्रॉनिकलर थे, जिन्होंने कहानियाँ लिखी अपनी बुक्स में। डैश वर द डैश वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये वही सवाल है कि इस दौरान मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पर, उस टाइम पर कौन कौन सी फसल की जाती थी, कौन कौन सी क्रॉप्स की जाती थी। वो थे आपके पोटैटोज़, पोटैटोज़ यानी कि आलू, कॉर्न की बात करूँ मक्का, और चिलीज़ मिर्च, टी यानी कि चाय, और कॉफ़ी यानी कि कहवा या फिर कॉफ़ी, इन सब का उत्पादन किया जाता था, इन सब का प्रोडक्शन किया जाता था। इस दौरान हमारे इंडिया में इन सब ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी। द कैपिटल ऑफ मिर्जा हकीम अकबर्स हाफ ब्रदर वॉज। अच्छा, मिर्जा हकीम की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, वो अकबर के कह सकते हैं कि भाई की थी, उसका नाम था काबुल। काबुल ये आपके अफगानिस्तान में पड़ता है। द 5 डेक्कन सुल्तानात वर बेरार, खानदेश, अहमदनगर। अच्छा, इसमें ये डेक्कन सुल्तान हमें बताने हैं कि जब हमारा दक्कन वाला एरिया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उन वाले एरियाज़ में कौन कौन से जगह आती हैं, खानदेश, अहमदनगर और बरार के अलावा भी बीजापुर और गोलकुंडा आती है। ये बीजापुर, गोलकुंडा ये कर्नाटका में सिचुएटेड है और ये कर्नाटका हमारे डेक्कन प्लेट्यू वाले एरिया में आता है, जहाँ पर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पर भी इनका राज शासन चलता था इस जगह पर। If जात determines मनसबदार रैंक एंड सैलरी, then सवार इंडिकेटेड हिज डैश। कहने का मतलब जात जो है वो मनसबदार की सैलरी और पदवी जो होती थी, रैंक होती थी, उसको बताती थी। तो सवार किस चीज़ को बताता था? ये नंबर ऑफ कैवलरी मैन को बताता था, उसकी सेना में कितने आदमी हैं, आर्टिलरी जिनके पास आर्टिलरी है, बंदूकधारी जो सैनिक हैं वो कितने हैं, इसीलिए सवार को बताया जाता था। सवार के द्वारा से ही हमें पता चलता था उसके पास कितने सेना है, जिसके पास हथियार है, बंदूक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। अबुल फजर, अकबर्स फ्रेंड एंड काउंसलर, हेल्प्ड हिम फ्रेम द आइडिया ऑफ डैश सो दैट ही कुड गवर्न अ सोसाइटी कंपोज्ड ऑफ मैनी रीजन्स, कल्चर्स एंड कास्ट। कहने का मतलब ये है, एक सुलह कुल एक आइडिया था, एक नीति थी, अकबर के द्वारा बनवाई, ये स्टार्ट करी गई थी। अकबर ने अपने टाइम पर, मुगल एम्परर के टाइम पर ये नीति, ये पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, सुलह कुल। सुलह कुल कहने का मतलब सब में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, है ना, मैटर को सॉल्व कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना आया हो, चाहे वो किसी कास्ट में भी कोई बात हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसे सुलह कुल की
पॉलिसी से उसको सॉल्व कर दिया जाता था। लोगों के बीच में जो भेदभाव आए हुए थे उन सबको मिटाना वो सुलह कुल की पॉलिसी से अकबर ने करा था, और ये अबुल फजल ने अपनी किताब में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं बच्चे। अब ये दे रखा है डैश इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसका आंसर है रोड। इंसान के द्वारा जो एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें रोड एक उसका अहम हिस्सा है। तो आपको पता ही है कि हमारा ह्यूमन बींग जो है रोड बना सकता है जिस पर गाड़ियाँ चलती हैं, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है और ये एग्जाम्पल भी है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश। या तो आप सबको जानते ही हैं क्योंकि हमारी क्रस्ट मेंटल कोर होती है, तो जो सबसे लास्ट में जो लेयर है, जितनी हम गहराई पर जाते हैं तो सबसे गहराई में जो हमें चीज़ मिलेगी वो कोर मिलेगी। तो उसका करेक्ट आंसर बच्चे कोर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज। ऑक्सबो लेक एक तरह की लेक्स होती हैं, तुमने देखा होगा ये सी शेप में होती हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पे पानी को घेरती हैं। अगर देखा जाए, अगर यहाँ से सपोज करो ये हमारी नदी जा रही है तो ऑक्सबो लेक क्या करेगी, ये इस वाले एरियाज में पानी भरा रहेगा, बाकी सामने हरियाली दिखाई देगी। तो बीच बीच में जो पानी भरा रहता है इसको ऑक्सबो लेक बोलते हैं, और ये रिवर वैली में पाई जाती है जहाँ से नदी की घाटी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ से नदी बहकर जाती है, उसमें ऑक्सबो लेक्स पाई जाती हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश। सबसे पतली लेयर अगर मैं बात करूँ अर्थ की, वो क्रस्ट है जो कि 50 किलोमीटर के आसपास रहती है। बाकी उसके बाद जो किलोमीटर्स कवर होते हैं 2500 से लेकर 3000 तक के, और बाद में लास्ट 6373 जो है वो सारे किलोमीटर्स कवर किए जाते हैं। बट सबसे पतली लेयर की जहाँ पर बात आती है तो वो क्रस्ट मानी जाती है, जो कि 50 किलोमीटर्स तक ही सिचुएटेड होती है। उसके बाद से ही हमारा मेंटल स्टार्ट हो जाता है। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स। बिल्कुल ये सही बात कही गई है, क्योंकि मशरूम रॉक्स जो है वो डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं। उनका बेस जो होता है वो ऐसा होता है कि वो इकट्ठा होकर नैरो शेप बना लेते हैं, फिर ऊपर से फुलाव आ जाता है, उसमें फूल की तरह बन जाते हैं, इसीलिए उनको मशरूम रॉक्स बोला जाता है। ये एक्टिविटी कहाँ होती है, डेजर्ट्स में होती है, रेगिस्तान में होती है, जहाँ की मट्टी जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि मिक्सचर टाइप की होती है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 13th, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द अर्थ इज एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर की बात करूं, जो हमारे जिस लेयर में हम रह रहे हैं उस लेयर को बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, और इसकी शॉर्ट ट्रिक है टी स्माइट। टी स्माइट से हमारा TSMITE, टी से ट्रोपोस्फेयर, एस से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मेसोस्फेयर, आई से आयनोस्फेयर और ई से एक्सोस्फेयर। अब यहाँ पे जो बात की है सबसे इंपॉर्टेंट, जो शुरुआती हमारी सरफेस से जो लेयर स्टार्ट हो जाती है वो लेयर हमारी स्टार्ट हो जाती है हवा की ट्रोपोस्फेयर, और वो एटमॉस्फेयर की लेयर का ही पार्ट है, और हम ट्रोपोस्फेयर में ही जीते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें बोल रखा है एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर इज डैश। अच्छा, जितना हम ऊपर जाते रहते हैं ऑक्सीजन कम होती रहती है, ऑक्सीजन कम हो रही तो प्रेशर कम हो रहा है। तो देखो इसमें आंसर दे रखा है डिक्रीजेस। ताजमहल इज बिल्ट बाय, ये तो सबको पता ही है, ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की यादगार में, तो उसका करेक्ट आंसर है शाहजहां। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अनंगपाल वॉज रूलर ऑफ डैश। अनंगपाल, ये अनंगपाल याद आई नॉर्थ डायनेस्टी जब हम पढ़ रहे थे तोमराज की, तो तोमराज ने, अनंगपाल ने सबसे पहले अपनी कैपिटल दिल्ली को बनाया था। कुछ टाइम बाद दिल्ली रही थी, उसके बाद शिफ्ट कर दी गई थी। तो ये रूलर जो था, ये राजा जो था अनंगपाल तोमर, ये दिल्ली में ही राज करता था। 17 की तरफ हम मूव करते हैं बच्चे। नूरजहां वॉज द वाइफ ऑफ डैश। नूरजहां किसकी पत्नी थी, किसकी धर्म पत्नी थी, किसकी बीवी थी, तो उसका करेक्ट आंसर है जहांगीर। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां था। अकबर वॉज द सन ऑफ डैश। अकबर हुमायूं का सन था। अगर इसकी ट्रिक याद करें, मैंने बताया था बादशाह। बादशाह में अगर देखी जाए तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, एस से शाहजहां और ए से औरंगजेब। तो ये कितनी बढ़िया ट्रिक बताई गई है। और अकबर जो कि बेटा था हुमायूं का, जिसकी सडनली मौत हो गई थी जब वो लाइब्रेरी से शाम की नमाज अदा करके आ रहे थे, तो लाइब्रेरी से वो गिर पड़े थे, अचानक सडन अकस्मात उनकी डेथ हो गई थी। अकबर वॉज डैश ईयर्स ओल्ड व्हेन ही बिकम द एम्पायर। अकबर वो कौन सी उसकी उम्र थी, कितनी उम्र थी जब वो राजा बना था, राजगद्दी पर बैठा था हुमायूं की जगह, तो वो है हमारी यहाँ पर 13 ईयर्स। 13 साल में ही अकबर राजा बन गया था।
इसमें बोल रखा है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 20 वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन, आपको पता है हम अपना गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बनाते हैं हर साल, और ये हमारा 26 जनवरी 1950 से ही चलता हुआ आ रहा है। इस देश से हमारा, इस टाइम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। अब हम मूव करते हैं बेटा ट्रू फॉल्स पर। प्यारे बच्चे, हम ट्रू फॉल्स को सॉल्व करते हैं, ये जरा देखते हैं। पहला ट्रू फॉल्स की बात करें, वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। क्या हम 700 एडी के बाद से 700 के एडी के बाद से कोई इंस्क्रिप्शन नहीं पाते? ये गलत चीज़ दे रखे है, बिल्कुल पाते हैं। जैसे मैंने पूरी नॉर्थन डायनेस्टी जो मैंने कराई है वो इंस्क्रिप्शन पे बेस्ड है। एहनवाल्ड जो इंस्क्रिप्शन, जो एल होल शिलालेख जो पाए गए थे, सारी नॉर्थ डायनेस्टी में मैंने बताए हैं। और ये गलत चीज़ दे रखी है, हमारे इंस्क्रिप्शन एंशिएंट हिस्ट्री में भी पाए जाते हैं, साथ में मेडिवल हिस्ट्री में भी पाए जाते हैं। और ये टाइम जो दे रखा है आफ्टर 700 एडी, तो ये मेडिवल हिस्ट्री का दे रखा है, इसमें तो पाए जाएंगे ही। नेक्स्ट है, द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्या मराठाओं ने भी अपना दबदबा दिखाया था इसी टाइम पर ही, अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ावा दिया था? मुगलों को किसी टाइम तक नाक में दम कर दिया था मुगलों की में मराठाओं ने? बिल्कुल सही बात कही गई है, मराठाओं का अपना इतिहास होता है, ये सही बात है, इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं 13 में। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर सम पुश्ड बट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स। बिल्कुल सही बात कही गई है। ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो होते थे, ये हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स होते थे, जिसको हम एज ए फॉरेनर्स कंसीडर करते थे। जो हमारे देश का नहीं, जो प्रदेश का है, उसी को ही हम फॉरेनर मानते थे। और ये एक जगह से दूसरी जगह अपनी को मूव करते रहते थे, जहाँ पे अपना एग्रीकल्चर सेटलमेंट जमा लेते हैं, अपना कृषि जहाँ पर बना लेते हैं, रहने का ठिकाना बना लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात कही गई है। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर, कश्मीर। फॉल्स, ये गलत चीज़ दे रखी है बेटा। गियासुद्दीन बलबन का एरिया तो अलग ही था, आसाम, मणिपुर, कश्मीर से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स, लोकल, स्टेट, नेशनल। बिल्कुल सही दे रखी है, हमारी 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है, तो क्लास 6 में भी हमने पढ़ा था, 7th में भी पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स की तरफ मूव करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्टेड द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल, गवर्नमेंट हमारे समाज के कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए काम करती है, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए। तो करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, ये इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम। हेल्थ मीन्स अवर एबिलिटी टू रिमूव इलनेस एंड इंजरीज। क्या हेल्थ का मतलब यही है कि हम अपनी बीमारियों से दूर रहें प्लस चोटों से दूर रहें? बिल्कुल सही चीज़ दे रखे। सबसे पहले डेफिनेशन हमने यही पढ़ी थी 2nd चैप्टर में, रोल ऑफ द गवर्नमेंट द हेल्थ। तो ये ट्रू है, बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अकबर फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट दिल्ली। फॉल्स, ये तो गलत चीज़ दे रखी है, अकबर ने अपनी कैपिटल दिल्ली कभी बनाई नहीं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चे। अब ये चीज़ दे रखी है, देयर आर 78% ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर। क्या 78% ऑक्सीजन है? ये नहीं, गलत। 78 तो हमारी नाइट्रोजन दी हुई होती है, ऑक्सीजन का हिस्सा तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% होता है, तो ये चीज़ गलत दे रखी है, इसका आंसर फॉल्स है। 10th की तरफ मूव करते हैं प्यारे बच्चे। औरंगजेब वॉज द सन ऑफ अकबर। क्या औरंगजेब अकबर का बेटा था? बिल्कुल गलत, अकबर का बेटा तो शाहजहां था, जहांगीर, सॉरी, अकबर का बेटा जहांगीर था। तो ये चीज़ गलत दे रखी है, औरंगजेब तो शाहजहां का बेटा था, तो ये फॉल्स है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज सेल्सियस। क्या हम टेम्परेचर को, तापमान को सेल्सियस डिग्री में नापते हैं? बिल्कुल सही चीज़ ये ट्रू दे रखा है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एनवायरनमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सिस्टम। बिल्कुल सही चीज़ है, एनवायरनमेंट ऐसा सिस्टम है जहाँ पे हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी ज़िंदगी, जीवन पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है, इसका आंसर ट्रू है। ये प्यारे बच्चे कुछ मैच द फॉलोइंग दे रखी है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। ग्लेशियर्स, रिवर ऑफ द आइस, ये करेक्ट आंसर दे रखे हैं, इनको जरा कंक्लूड करते हैं। ग्लेशियर्स को रिवर ऑफ द आइस भी बोला जाता है, क्योंकि यहीं से ही आइस जब मेल्ट होती है, बर्फ़ जब हमारी मेल्ट होती है, पिघलती है, तो वो रिवर की फॉर्म ले लेती है। तो ग्लेशियर जो है वो आइस की फॉर्म में पाई जाती है।
मेंडर रिवर्स, बिल्कुल मेंडर जो है वो रिवर्स में ही बनते हैं, नाले की फॉर्म में। बीच शीशोर, बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है ये, शीशोर सी वाला एरिया यानी कि कोस्टल एरिया, समुद्री का, तो वहाँ पर हमारे किनारा पाया जाता है जिसको हम बीच बोलते हैं। सैंड ड्यून्स की अगर मैं बात करूँ, टीले, मिट्टी के टीले जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, आबू धाबी इसके लिए फेमस है, मिट्टी के टीले पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, साथ में राजस्थान में भी। वाटरफॉल सी क्लिफ, वाटरफॉल सी क्लिफ से रिलेटेड है बिल्कुल। अर्थक्वेक वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ, अर्थक्वेक को वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जब हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स में वाइब्रेशन कांपने लगती हैं तो अर्थक्वेक आता है। ट्रेड विंड्स को परमानेंट विंड भी बोला जाता है, बिल्कुल सही चीज़ है। ये हमारे काफ़ी कह सकते हैं अर्थ के चक्कर लगाती हैं परमानेंट विंड, और ये हमारे देश से होकर भी जाती हैं। लू, लू को हम लोकल विंड बोलते हैं, हमारे देश में लू बोली जाती है। गर्मी के मौसम में तुम देखोगे लू चलती रहती हैं, हवाएं, गर्म हवाएं, हॉट एयर्स को यहाँ पे लू बोला गया है, लोकल विंड्स। मानसून को सीजनल विंड भी बोला गया है, मौसमी हवा जो चलती हैं हमारी, जिसमें मानसून आती है, बारिश आती है, तो जो हवाएं बारिश लेकर आती हैं उनको मानसूनी एयर बोलते हैं, मानसूनी विंड बोलते हैं। विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर, जब हमारी एयर ऐसे चलती है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल, ये होता है हॉरिजॉन्टल, हमारी एयर हॉरिजॉन्टल चलती है तो इस मूवमेंट को बोला जाता है विंड। बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है, ये करेक्ट मैच है ये। गुज्जर प्रतिहार गुजरात एंड राजस्थान, बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है। याद करें नॉर्थन डायनेस्टी में हमने गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी पढ़ी थी, जो ट्री पैट्रियट स्ट्रगल फॉर कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी थी। इनका एरिया जो था वो राजस्थान और गुजरात में शासन का एरिया था इनका, जहाँ पे रूल करते थे। राष्ट्रकूटा इन बंगाल, राष्ट्रकूटा, ये एक्चुअली बेटा गलत सा दे रखा है, राष्ट्रकूट का एरिया ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, ये इसको करेक्ट कर लेंगे। राष्ट्रकूट का एरिया बेटा ये डेक्कन वाला माना जाता है, डेक्कन एरिया, जहाँ पर हम महाराष्ट्र आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, केरला आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, तेलंगाना, तो डेक्कन प्लेट्यू का सारा एरिया राष्ट्रकूटा का आ जाता है। ये थोड़ा सा उल्टा कर रखा है। पाल को बंगाल का एरिया आता है, बिल्कुल सही चीज। पाल डायनेस्टी बंगाल में राज करते थे। ये दोनों ही चीज गलत दे रखे हैं, इसको सही कर लेंगे, ये ऊपर वाला आंसर है इसका। चोला तमिलनाडु में पाई जाती है। चोला एम्पायर याद करें, विजयालया इसके फाउंडर थे, राजराजेंद्र चोला, जिन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे, बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में थंजावर में सिचुएटेड है। तो ये तमिलनाडु में चोलास डायनेस्टी आई थी हमारी, साउथर्न डायनेस्टी में। मनसब जो है रैंक है, सैलरी ऑफ द ऑफिसर या फिर रैंक ऑफ द ऑफिसर को मनसब बोला जाता है। मंगोल, उज्बेकिस्तान से जो लोग आते थे उनको हम मंगोल बोलते थे। सिसोदिया राजपूत मेवाड़ के थे, और राठौड़ राजपूत जो थे वो मरवाड़ के थे। नूरजहां जहांगीर से रिलेटेड है, बिल्कुल सही। जहांगीर की बीवी का नाम था नूरजहां। सूबेदार गवर्नर बोला जाता था उनको। प्यारे बच्चों, ये हमारे कुछ मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस थे। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें 3-4 शब्दों का मतलब समझना है तो हमें बात समझ में आएगी। शॉर्ट नोट्स वो तुम्हारे ऑलरेडी कॉपीज में अवेलेबल हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर करेंगे। कोई भी एक शॉर्ट नोट तैयार कर ले, पेपर बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। शॉर्ट नोट में करा नहीं रहा हूँ, वो तुम्हारी कॉपीज में लिखा हुआ अच्छे तरीके से, और मेरी वीडियोज में भी अवेलेबल है। आइए जरा ये देखते हैं। हाउस वर्क इज इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। हाउस वर्क ऐसा काम होता है जो दिखाई नहीं देता, कभी फील नहीं किया जाता, बट हाँ जब हम करते हैं तो महसूस होता है कितना हार्ड होता है ये। अनपेड वर्क, इसके बजाय इसके बदले कोई पेमेंट नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल हमारी मम्मी या भाई वो बहन जो काम करते हैं घर के, क्या वो बदले में सैलरी मांगते हैं हमसे? ये अनपेड वर्क होता है। हाउस वर्क इज़ फिजिकली डिमांडिंग एंड हाउस वर्क इज़ टाइम कंज्यूमिंग। हाँ बिल्कुल सही चीज़ दे रखा है ये। फिजिकली डिमांडिंग कहने का मतलब है कि इसमें हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो जाती है, बॉडी की एक्सरसाइज होती है फिजिकल, और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो लगता है इसमें काम करने में। तो अपने शब्दों में बताना है तो मैं इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, और साथ में उसका एक एग्जाम्पल देना है। तो इनविजिबल का मतलब समझ लेते हैं, इसका आंसर क्या है। आइए, द थिंग्स विच कैनॉट बी सीन,
द हाउस होल्ड वर्क इज इनविजिबल विच वी कैन सीन ओनली व्हेन इट इज नॉट डन। बिल्कुल सही चीज़ दे रखा है, व्हेन इट इज डन, नॉट डन ये थोड़ा सा गलत दे रखा है, इसमें डन लिख देंगे बस। इनविजिबल वर्क वो होता है जो हमें कभी दिखाई तो देता नहीं है, बट जब हम करते हैं तो महसूस होता है। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है फिजिकल डिमांडिंग, कहने का मतलब है डिमांड्स हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। इसमें मेहनत लगती है, काफ़ी जद्दोजहद मेहनत करनी पड़ती है। एंड क्लीनिंग ऑफ फ्लोर, वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स लाइक फिजिकली डिमांडिंग। जब हम पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें हमारे फिजिकल डिमांड करता है ये काम, हमारे शरीर की ज़रूरत होती है, तभी काम किया जाता है ये हाउस होल्ड वर्क में। और टाइम कंज्यूमिंग, द वर्क विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी कंप्लीटेड। कुकिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग वर्क। टाइम कंज्यूमिंग ये बोला गया है कि ऐसा काम, ऐसा कार्य जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता हो, जो सबसे ज़्यादा समय लेता हो अपने आप को पूरा करने में, इसीलिए उसको टाइम कंज्यूमिंग बोला गया है। जैसे फॉर एग्जांपल खाना बनाना, खाना जल्दी नहीं बन जाता, टाइम लगता है, कम से कम देखा जाए तो आधा घंटा तो कम से कम लगता ही है खाना बनाने में, आधे से 1 घंटा। तो प्यार बच्चों, ये थी तुम्हारी वीडियो, लास्ट रिवीजन वीडियो क्वार्टरली एग्जाम्स की। अपनी तैयारी करते रहें बरकरार। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये लास्ट पार्ट था, तो चारों पार्ट्स को देखें, फ्लैट हो जाए। मैप वर्क की मैंने वीडियो दे ही रखी है, हमारे कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आपको पता ही हैं, ये लिखने के लिए भी आ सकते हैं, साथ में मैप में लेबलिंग करने के लिए भी आ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। मैप वर्क में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगे, और साथ में इंडियाज़ के नेबरिंग कंट्रीज़ भी पता होनी चाहिए। तो अपने पेपर को अच्छे करके लाएं। बेस्ट ऑफ लक बच्चे। प्रभात शर्मा के स्टूडेंट्स को पूरी शुभकामनाएं, पेपर अच्छे से करके आए क्वार्टरली एग्जाम। ओके, थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।